Reborn to Love My Devil Husband एपिसोड 73। 73 माया का गुस्सा। हालांकि आयशा उसका ध्यान रखती थी, लेकिन उसके मन आप हमेशा उसे आयशा से दूर रखते थे और अपनी मम्मी पापा की बात वो पहले मान लिया करती थी, जिसकी वजह से आयशा और उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। चिराग जब यह महसूस करता है कि वह और भी ज्यादा परेशान है तो वह उसे अपने आप से अलग करते हुए उसे बेंच पर ले जाता है। उसे बिठाते हुए बोलता है, नंदिनी देखो, तो मुझे परेशान कर रही हो। बताओ मुझे क्या हुआ है, बताओ मुझे जल्दी से। चलो। अपने लिए इतनी फिक्र देखकर रोते रोते हुए भी नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से चिराग को अपने सीने से लगा लेती है। चिराग जैसे ही यह महसूस करता है वह अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी नंदिनी ने उसे इस तरह से हक नहीं किया था। हालांकि जब वह उसे पहले हक करती थी तो वह एक बच्चों वाला हक होता था, जिसमें वह काफी डिस्टेंस मेंटेन करते थे और चिराग खुद ही उसे अपने आप से थोड़ा सा दूर रखता था। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से अलग थी। नंदिनी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसने जिस तरह से उसे गले लगाया था वह बहुत बड़ी बात थी चिराग के लिए। हालांकि चिराग को ये बात पता नहीं थी कि क्यों, लेकिन उसे भी खुशी हो रही थी। वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, नंदिनी क्या हुआ है? अभी तक तुमने मुझे कुछ भी बताया नहीं है। बताओ मुझे आखिर तुम क्या चाहती हो? नंदिनी उसके सीने से लगे हुए ही बोलती है, मैं अनाथ लड़की थी, फिर बाद में सतीश अंकल यानी कि आयशा दीदी के पापा के दोस्त ने मुझे गोद लिया था। उसे टाइम पर मैं बहुत खुश थी कि मेरा भी एक परिवार होगा। थोड़े ही दिनों में मेरी यह खुशी गम में बदल गई और मुझे पता चला कि वह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मुझे आज तक उसका रीजन नहीं पता चला था कि उन्होंने मुझे गोद लिया ही क्यों था जब वह मुझे पसंद ही नहीं करते थे। तो फिर एक बात मुझे पता चली कि आयशा दीदी के मम्मी पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही पेरेंट्स का हाथ था। तब मैं आयशा दीदी को ये सब बताने वाली थी तो उन्होंने मुझे बेच दिया। मैं कई महीनों तक अपने आप को उन दरिंदों से बचती रही थी, लेकिन एक बार उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया और फिर मुझे बेहोश करके बचने के लिए ले गए थे। उससे आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे नहीं पता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ भी है या नहीं। मुझे नहीं पता है कि मैं आपके लायक हूँ भी या नहीं। लेकिन मुझे बस इतना पता है दैट कि आई लव यू। बहुत देर से चिराग नंदिनी की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नंदिनी आखिर कहना क्या चाह रही है। आखिर वह उसे ये सब क्यों बता रही है। लेकिन जैसे ही वह उसकी आखिरी लाइन सुनता है कि वह उससे प्यार करती है, उसकी पकड़ नंदिनी पर और भी ज्यादा कस जाती है। हालांकि वह नंदिनी के बारे में इतना जानता था जितना कि खुद नंदिनी को नहीं पता था। वह जानता था कि नंदिनी अनाथ नहीं है, आयशा कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन है। लेकिन वह ये सच अभी नंदिनी को नहीं बता सकता था। नंदिनी बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि चिराग कुछ कहे, लेकिन वह अब भी वहीं पर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहा था, जिसे महसूस करके नंदिनी की आंखें नम हो जाती है और वह अपने आप को चिराग से दूर करते हुए बोलती है, सॉरी, मैं भूल गई थी कि मुझे खुशियां पाने का कोई हक नहीं है। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बस ये चाहती थी कि अगर मैं किसी से प्यार करूं तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूं। उसे मेरे पेस्ट और प्रेजेंट के बारे में पता होना चाहिए। इतना कहकर दुखी होते हुए नंदिनी वहां से जाने ही वाली होती है कि चिराग उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे नंदिनी अपने आप को संभाल नहीं पाती है और वह उसके सीने से जा टकराती है। चिराग उसकी आंखों में ही देख रहा था और जैसे ही वह अपना सर ऊपर करके चिराग को देखने वाली होती है, चिराग अपने होंठ उसके होठों पर रखता है और उसे बोलने का मौके दिए बिना किस करने लगता है। ये किस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और थोड़ी गुस्से से भरी हुई थी, जिससे नंदिनी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और वह अपने आप को चिराग से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती है।
लगभग 10 मिनट बाद जब चिराग को महसूस होता है कि नंदिनी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर वह उसे छोड़ना है। नंदिनी गहरी गहरी और लंबी लंबी सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वही चिराग बस शांति से खड़ा हुआ उसे देख रहा था। थोड़ी देर में जब नंदिनी अपने आप को संभाल लेती है तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, आपने मेरी फर्स्ट कीज चुरा ली। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आपने ये सब क्यों किया? मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया था। और इससे पहले कि नंदिनी अपनी बातें पूरी कर पाती, चिराग एक बार फिर से उसे बोलने से रोक देता है और उसे एक बार फिर से अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लेता है। लगभग 10 मिनट बाद वह उसे छोड़ना है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, बहुत बोलने लगी हो आजकल तुम। ये सिर्फ तुम्हारा ही फर्स्ट की नहीं था, मेरा भी फर्स्ट किस ही था। और रही बात कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दिया, तो मेरा जवाब यही है। नंदिनी को उसकी बातों का मतलब समझ में नहीं आता है और वह थोड़ा सोचती है, लेकिन जैसे ही वह उसके बारे में कुछ सोचती है उसके चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में चमक। जल्दी से अपना सर उठाकर चिराग की तरफ देखती है तो वह अपनी भी फैलाकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था, जिसे देखकर नंदिनी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वह जल्दी से उसे गले लगा लेती है। योजक चिन्ह। वही एक बड़े से मिला में एक लड़की गुस्से से खड़ी हुई थी और उसने हर तरफ तोड़फोड़ मचा रखी थी। वहां पर जितने भी सर्वेंट थे वह सब साइड में खड़े हुए थे और एक इंसान जो कि मिडिल एज में था, वह इंसान उसे लड़की को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वह लड़की सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसके हाथ में अब भी एक फ्लावर वासे लगा हुआ था और वह उसे जमीन पर फेंकते हुए बोलती है, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। अगर मैं भी तुम्हें बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी माया नहीं। उसे सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी। माया के पापा जब से यहाँ पर आए थे तब से उन्होंने अपनी बेटी को गुस्से में बैठा हुआ देखा था और जब उन्होंने उस सवाल किया तो वह इस तरह से बौखला उठी थी। बेटा क्या हुआ है, आखिर तुम मुझे बताओगे कुछ? यूं इस तरह से अपना गुस्सा उतारना सही बात नहीं है। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चले? बताओ आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? अपने पापा की बात सुनकर अपने आप को शांत करती है और उनकी तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोलती है, पापा आप बिल्कुल सही कह रहे थे। वह अमित बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं था। आपने कितना मन किया था कि मैं उसके साथ ना रहूं, लेकिन फिर भी मैंने आपकी बात नहीं मानी। पापा को पहले से ही एंगेज्ड है और वह मुझे धोखा दे रहा था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसे लड़की को बर्बाद करूंगी जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। जैसे ही मुकेश मुखर्जी अपनी बेटी की बातें सुनते हैं वह भी गुस्से में आ जाते हैं और वह बोलते हैं, बेटा मैं तुमसे पहले ही कहा था कि वह इंसान बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। लेकिन उसे लड़की की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुकेश मुखर्जी की बेटी को हाथ लगाने की? बताओ मुझे आखिर कौन है वह लड़की जिसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की जरूरत की थी? मैं वादा करता हूँ तुमसे उसे मैंने अगर उसे तुम्हारी कदमों में लाकर ना भटकती है तो मेरा नाम भी मुकेश मुखर्जी नहीं। अपने पापा की बातें सुनकर माया खुश हो जाती है और वह फिर अपने पापा की तरफ देखते हुए बोलती है, पापा मुझे नहीं पता है कि आप उसे जानते हो या नहीं। उसका नाम त्रिशा है। वह अमित की फियांसे है, मलिक इंडस्ट्रीज की अध्यक्ष है और साथ में उसके सीईओ भी है। अपनी बेटी की बातें सुनकर एक पल के लिए मुकेश मुखर्जी हैरान रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। अपने पापा के ऐसे रिएक्शन देखकर माया भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है और वह बोलती है, क्या हुआ पापा, क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? अपनी बेटी की बातें सुनकर मुकेश तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है, बेटा तुमने जो नाम बताया है उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।
वैसे तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि वह लड़की खुद ही इस वक्त बर्बादी के कगार पर खड़ी हुई है। उसकी कंपनी से हर एक प्रोजेक्ट छीना जा चुका है, जिसकी वजह से वह बहुत जल्द ही बैंकक्रप्ट होने वाली है। हाँ, वह लड़की हमारे साथ भी कुछ प्रोजेक्ट कर रही है और वह सब बस में उसे पर तरस खाकर कर रहा था। लेकिन अब जो वह अपनी औकात भूलकर मुकेश मुखर्जी की बेटी को परेशान करेगी तो उसका हर जाना तो उसे भुगतना ही होगा। अपने पापा की बात सुनकर माया भी खुश हो जाती है और वह जल्दी से उन्हें गले लगाते हुए बोलती है, पापा यू आर द बेस्ट, आप सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। अपनी बेटी की बातें सुनकर मुकेश मुखर्जी भी खुश हो जाते हैं और वह अपनी नज़रें घर के नौकरों की तरफ देखते हुए उन्हें साफ सफाई करने का इशारा करते हैं और फिर वह अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, मेरी बेटी बहुत थक गई होगी, जो जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं जब तक खाना लगता हूँ। आज तुम्हारी सारी फेवरेट डिश बनाई जाएगी, ठीक है? आज का खाना तुम्हारी पसंद का होगा। इससे ज्यादा माया को और क्या ही चाहिए था। वह तुरंत ही अपने रूम की तरफ भाग जाती है और अपने रूम में जाकर सामने लगी हुई अमित की फोटो को देखते हैं, जो कि काफी बड़ी थी। अमित, तुम्हें क्या लगा था कि तुम माया मुखर्जी के साथ खेलोगे और माया मुखर्जी चुपचाप से बैठकर किसी कोने में रोती फिरेगी? बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों के साथ खेलने का, और तुम्हारी उसे सो कॉल्ड फांसी को, दूसरों को ऊपर हाथ उठाने का। उसका इंतजाम तो मैं बहुत अच्छे से कर दिया है, अब बस तुम्हारी बारी है। देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। अगर मैं भी तुम्हें नरक के दर्शन नहीं करवा दिए तो मेरा नाम भी माया मुखर्जी नहीं। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको क्या होगा आगे इस स्टोरी में? आखिर माया ऐसा भी क्या करने वाली है अमित और त्रिशा के साथ जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी?